अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था। कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ। सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूँगा मैं। वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हम सफ़र हूँ, तेरे साथ ही चलूँगा मैं। तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूँगा मैं। वो ज़िंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊँगा। तू मुझसे चाँद मांग ले, मैं चाँद लेके आऊँगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये ज़मीं, कुछ इसका आप सिंगार कर। अजीब आदमी था वो। महक खुलूस की इस संदली गुबार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयार में है। उदासी गांव की कहती तो होगी शहरों से, मेरे गुलों का लहू भी तेरे निखार में है। मुकद्दमात में उलझा हुआ है सारा गांव, नसीब जिसका सुनो दस्ते पेशकार में है। सुना है लिखता है अब लेखपाल तकदीरें, जजा सजा सभी सीओ के अख्तियार में है। वो देखो भागे चले आ रहे हैं काले कोट, ये शहर अर्दली साहब की एक पुकार में है। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में सैयद फतेह हुसैन रिजवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा अतहर हुसैन रिजवी। यही बालक आगे चलकर अपनी साहित्यिक रचनाओं एवं फिल्मी गीतों की वजह से कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुआ। कैफी के पिता अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर बच्चों के उज्जवल भविष्य और शिक्षा दीक्षा के लिए अवध की बिलहरी स्टेट में तहसीलदार की नौकरी करने लगे और उन्होंने अपने बाल बच्चों को लखनऊ में एक मकान किराए पर लेकर बसा दिया। मेरे वालिद को अपने लड़कों से ज्यादा अपनी बेटियों से प्यार था। बहनें भी हमारी 5 थी, लेकिन अजीब इत्तेफाक की बात है कि बड़ी बहन को टीबी हुई। अच्छा, आज टीबी तो नज़ले जुकाम के बराबर है, उस वक्त कैंसर से कम नहीं समझी जाती थी। तो उन्होंने खूब जम के इलाज किया बड़ी बहन का। कैफी की बहनों की जब एक और एक कर मृत्यु हो गई, तब कैफी की जहां माताजी जहां ने वो इलाज फैसला के किया लिए जाती कि थी, कैफी को दीनी तालीम दिलवाई जाए ताकि घर में कोई तो हो जो फातिहा पढ़ सके। मजबूरन कैफी को यह फैसला मानना पड़ा। कैफी के मामा ने उनका दाखिला सुल्तानुल मदारिस में लखनऊ में करवा दिया। यहां पढ़ाई करते हुए कैफी ने मदारिस के उसूलों के खिलाफ हड़ताल करवा दी। नतीजतन कैफी का नाम मदरसे से खारिज कर दिया गया और कैफी मौलवी न बन सके। हुआ ये कि वहाँ जाके मैं शुक्रगुजार हूँ उन मौलवियों का जिन्हें देख के मुझे बाहर निकल के सिर्फ जद्दोजहद करने का अज़्म रह गया और सिर्फ दुनिया के लिए, जन्नत के लिए मैंने उसके बाद कोई काम नहीं किया। कैफी के दादाजी और पिताजी अच्छे शायर थे और उनके घर आए दिन मुशायरों की महफिलें जमती रहती थी। इसके प्रभाव में मात्र 11 वर्ष की आयु में वे शायरी करने लगे थे। इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं
कैफी अपनी शिक्षा के दौर में गांधी और नेहरू के स्वराज आंदोलन से प्रभावित होकर कानपुर आ गए थे। 19 वर्ष की आयु में जब 1942 में कैफी कानपुर के मिल मजदूरों के बीच काम कर रहे थे, तभी पहली बार उन्हें मजदूरों की समस्याओं का आभास हुआ और तब कैफी उनके संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेकर प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी नज्म आखिरी इम्तिहान की रचना की। कैफी ने अपनी एक रचना को बंबई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौमी जंग में प्रकाशन के लिए भेज दिया। मैं रहता था कानपुर में, तो वो नज्म यहाँ लोगों को, सज्जा ज़हीर को, वो कौमी जंग के एडिटर थे, उनको कॉमरेड पीसी जोशी को बहुत अच्छी लगी, इसलिए कि वो ये समझे कि ये कोई सरकारी मुलाजिम है जो छुपा रहा है अपना नामा। तो उस पर जो खत गया था मेरा, वो उन्होंने उसकी मोहर पड़ी तो पता चला उनको कि ये कानपुर से आया। लिफाफे पर लगी डाक की मोहर के आधार पर कैफी का असली नाम पता मालूम कर उन्हें बंबई बुलाने का निमंत्रण भी भेज दिया। वो पढ़ के उनको मुतासिर हुए कैफी, और फिर हम लोगों के साथ आ गए। उन्होंने फिर मार्क्सिज्म पढ़ना भी शुरू की और सोशलिज्म के बारे में मालूमात हासिल की। जी हाँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आ चुका था, कम्युनिस्ट हो चुका था, उसके बाद वो कम्युनिस्ट हुए। सन 1943 में कैफी आजमी बंबई आकर कौमी जंग में काम करने लगे। उस वक्त उन्हें 45 रुपए माहवार वेतन के रूप में मिलते थे। धीरे धीरे कैफी पार्टी और मुशायरों के सिलसिले में बंबई से बाहर जाने लगे। इसी तरह जब 1947 में औरंगाबाद के एक मुशायरे में कैफी आजमी ने ताज के खिलाफ एक नज्म पढ़ी, तब पहली बार शौकत साहिबा का ध्यान कैफी आजमी की ओर आकर्षित हुआ और यहीं उनकी पहली मुलाकात हुई थी और फिर बाद में वे शादी के बंधन में बंध गए। उस ज़माने में मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी और शफीकुर रहमान को हम ज़्यादा पढ़ते थे, तो ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई वास्ता नहीं था और मैं मतलब इन लोगों को जानती भी नहीं थी। लेकिन जो मेरे बहनोई थे अख्तर हसन साहब, तो उनसे मेरी बड़ी आपा की शादी हुई थी, तो मैं हमेशा उनके घर जाया करती थी। तो मुझे पता चला कि भाई कैफी आज़मी और अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ये सब लोग आने वाले हैं और मुशायरा होने वाला और बहुत अच्छे शायर हैं लोग, और कैफी की बहुत तारीफ़। तो ज़रा मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने बोला दही देखें कि कैफी आज़मी हैं कौन, क्या है। तो मैं उनके घर चली गई मेहमान, और वो लोग वहीं ठहरे हुए थे। तो उसके बाद मुशायरा हुआ तो मैं, मेरे बड़े भाईजान, ये सब मुशायरे में गए। हम लोग बिल्कुल सामने की सीट पे बैठे हुए थे। तो उस ज़माने में कैफी बहुत हैंडसम थे और टॉल, खूबसूरत, और उनके जेस्चर्स, उनकी आवाज़ और बोल्ड। और कैफी में एक अजीब खूबी थी कि मुश्किल से मुश्किल नज़्म उनके हाथों के जेस्चर से और उनकी आवाज़ की क्वालिटी से इंसान समझ सकता था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने ताज के ख़िलाफ़ एक नज़्म पढ़ी थी जिसके अंदर ये था कि ये वो कशकोल है जो भरता ही नहीं। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि अरे ये तो इतनी इनमें हिम्मत है। उसके बाद इन्होंने औरत नज़्म सुनाई। औरत नज़्म ने मुझे बिल्कुल चौंका दिया, क्योंकि औरत के बारे में इतना किसी ने मतलब इतनी बोल्ड नज़्म नहीं कही थी। उनका एक बंद मुझे याद है कि ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत ख़मे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कल्ब माहौल में लर्जा शरने जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस्त के यक रंग है आज, आप गीनों में तपा वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क हवावाज व हवाहंग है आज,
जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथी चलना है तुझे। तो मैंने अपने भाई की तरफ देखा और उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे इतना यंग लड़का और कितना बाशऊर और कितना अच्छा है। तो मैं अपनी ऑटोग्राफ लेके कैफ़ी साहब की तरफ गई। उसके बाद ये मैंने महसूस किया कि कैफ़ी साहब भी मेरी तरफ मुतासिर हो रहे हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये बात डेवलप हुई कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। खैर बहरहाल हमारी शादी हो गई और शादी के बाद फिर मैं अंधेरी कम्यून में आई तो देखा एक ही कमरा है और बहुत गरीब सा बेचारा, एक कैफ़ी की मेज़ है और वहाँ पर जो है एक पलंग है, वो भी झिंगला पलंग था। एक दिन ये हुआ कि मैं सोचती थी कि किसी तरीके से एक टिकूजी बन जाए तो ज़रा अच्छी तरह से मैं चाय वगैरह पी सकूं जैसे घर में पीती थी। तो कैफ़ी मेरे लिए 5 रुपए रोज़ के ऊपर एक दरख्त के नीचे जाके एक नज़्म लिखते थे और 150 रुपये उनको मिलते थे, 5 रुपए रोज़ पे। तो उसमें से वो मेरे खाने के पैसे देते थे और 30 रुपए, और ऐसे काम चलता था। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी अपने कमरे में कि ये आ गए पीसी जोशी। पीसी जोशी का ये था कि अपने हर कॉमरेड की लाइफ से उनका वास्ता होता था और बहुत क्लोज़ रहते थे वो। तो मुझसे कहने लगे कि तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? तो मैंने कहा कि जी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, कम्युनिस्ट लड़की कभी ये नहीं कहेगी कि कुछ नहीं, उसको अपने शौहर के साथ पार्टी का काम करना चाहिए, उसको पैसे कमाने चाहिए और जब बच्चे हों तो उनको अच्छा शहरी बनाना चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा जम गई थी, अपने कच्चे दिमाग में, और मैंने बस दूसरे दिन कैफ़ी से कहा कि मैं काम भी करूँगी और पैसे भी कमाऊँगी। यूं तो कैफी की शायरी में कई रंग बिखरे पड़े हैं, पर उन्होंने प्रगतिशील साहित्य आंदोलन में भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई। जब पहली प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन हुआ, तब कैफी ने इस सम्मेलन को काफी सुचारू रूप से आयोजित किया। कैफी साहब की भी एक खासी अहमियत है क्योंकि 1935 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की मौजूदगी में और उनकी सदारत में लखनऊ में जो पहली अंजुमन तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डॉक्टर मुल्कराज आनंद, सज्जाद ज़हीर, ये दो ऐसे लोग थे जो पेरिस की 3rd कोमिंटर्न अटेंड करके आए थे और इन्होंने उसकी बिना डाली थी। और उस ज़माने में तय किया गया था कि पूरी दुनिया में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन कायम की जाएगी। तो जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ से कैफी साहब एक नौजवान की हैसियत से तरक्की पसंद तहरीक के साथ वाबस्ता हो गए और उन्होंने, अगरचे कि उनका अवामी ताल्लुक़ आखिरी ज़माने में अवाम से बहुत कम हो गया था, लेकिन वो तरक्की पसंद तहरीक के साथ बहुत दिनों तक चले और वो एक एक्टिव कारकुन थे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के क़याम की गोल्डन जुबली 50वीं सालगिरह पहले तो हम लोगों ने मनाई लंदन में, और उसमें कैफी साहब नहीं जा सके थे, लेकिन सरदार जाफरी और हिंदी के बाद अदीब और मुल्कराज आनंद, ये सब वहाँ गए थे और वहाँ बड़े पैमाने पर तकरीबन तीन दिन तक हम लोगों ने वो मनाई 1985 में। सन 86 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सालगिरह हमने दिल्ली में मनाई और लखनऊ में मनाई और पाकिस्तान में भी मनाई, पाकिस्तान में कराची में मनाई गई। और यहाँ कैफी साहब हर महफिल में शरीक हुए, जितने भी उसके जलसे हुए, इनाग्रेशन हुआ, इफ्तिताह हुआ, और बावजूद अपनी इंतहाई माजूरी के वो आते थे, हर जलसे में शरीक होते थे, इजहार ख्याल भी करते थे, तबादला ख्यालात भी करते थे जो डेलीगेट आते थे। कैफी साहब किसी जलसे से गैर हाजिर नहीं रहे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मुझे याद है कि इलाहाबाद में जब कैफी साहब तशरीफ़ लाए थे, अजमल अजमली भी थे, नियाज़ हैदर साहब भी थे, और फिर इस तरीके से हम तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ते गए और कैफी साहब से करीब तर आते चले गए। तो 70-75 साल का एक माजूर शख्स, लेकिन कहीं उसको अपने बीमार होने और माजूर होने का एहसास नहीं था, और हुकूमत के ख़िलाफ़, अमीरों के ख़िलाफ़ या फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ जिस तरीके से
दबंगई से कहिए या बुलंदी से वो बोलते थे। तो ये किरदार हम लोगों ने ऐसे नहीं देखे थे। शायर देखे, सब कुछ देखे, लेकिन एक वाकई तरक्की पसंदाना और जुर्रतमंदाना किरदार जो कैफ़ी साहब में था, वो तो मैं बहुत मादरत के साथ ये बात कहूँ कि बड़े बड़े तरक्की पसंदों में भी नहीं था। जब हम लोगों ने अभी 86 में जश्न मनाया तरक्की पसंदी का, तो उसमें भी वो तशरीफ़ लाए थे। तो इस तरह से इलाहाबाद में उनकी एक बहुत ही अच्छी तस्वीर हम लोगों के नज़र में थी। उनकी नज़में कुआं ख़ास तरीके से लोग फरमाइश करते थे, जिसमें या वो आखिर में जो उन्होंने कहा कि लाओ बेलचे मैं कहाँ दफन हूँ, ये नज़म बहुत ही मशहूर उनकी नज़म हो गई थी और लोग बेहद पसंद करते थे। कैफी आए हैं सन 1942 में। कैफी में जो शायरी थी वो ज़माना दरअसल एजुटेशनल शायरी का ज़माना था। इकबाल का दौर ख़त्म हो चुका था, जोश मलियाबादी की आवाज़ गूंज रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो मैदान में थी और तरक्की पसंद तहरीक जवान हो रही थी, और इसलिए वो जो एजुटेशनल शायरी थी उसके लिए कैफी की आवाज़, कैफी की शख्सियत और उनके पढ़ने का अंदाज बहुत ही ख़ास चीज़ थी जो कि किसी दूसरे के पास नहीं थी। कैफी आज़मी शायर ही नहीं, एक अच्छे रंगकर्मी भी थे। उस समय के रंगमंच के ग्रुप इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए लिखा उनका पहला नाटक था भूतगाड़ी। कैफी द्वारा लिखित नाटक आखिरी क्षमा को आज भी याद किया जाता है। यहाँ मनाई जा रही थी गालिब सदी, लाल किले में वो था। तो मुझे ये लगा कि इतनी बड़ी सदी मनाई जा रही है हमारे सबसे बड़े शायर की, और उसमें इप्टा का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये आखिरी शमा, फरहत हुसैन राइटर थे हमारे उर्दू के बहुत बड़े, और वो थे सटायरिस्ट, तो उनका एक आखिरी मुशायरा छपा था दिल्ली का, तो उसको बेस बना के और फिर गालिब के खतूत से वाक़यात लेके, हालात लेके मैंने वो आखिरी शमा एक प्ले बना दिया, और उससे ओपनिंग हुई यहाँ गालिब सदी की लाल किले में। और फिर वो मैंने लिखा था एक दिन के लिए, ये समझ के कि एक शो होगा इसका और ख़त्म, हमारा इफ्ता कंट्रीब्यूशन हो जाए। लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि फिर वो चलता ही रहा। इफ्ता की एक्टिविटीज़ हमारी शुरू हुई तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई वो सागर के भतीजे को बुलाओ, उसके लिए मैंने एक प्ले लिखा है। तो आखिरी क्षमा उन्होंने मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस पर लिखा था बेस करके। तो उन्होंने वो उसमें मेरा रोल बहुत ही बढ़िया लिखा और मुझे कहा कि भाई ये तुम्हारे लिए स्पेशल तुम्हें सोच के लिखा गया है और तुम अब इसमें जान डाल दो। तो उस प्ले के दौरान, आखिरी क्षमा के दौरान हमारी बहुत बार मीटिंग्स हुई। हमको चीज़ें जो हैं वो बारीकियाँ समझाते थे, पोइट्स के बारे में, उनकी लेखनी के बारे में, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ख़ुद मुझे जो जानने को मिला कि वो बिल्कुल एक बड़े दिल के आदमी, हमेशा खुश रहने वाले और ज़िंदगी को बड़ी बारीकी से देखते थे, और उनमें एक जोश पैदा करने का वो था, जज्बा था कि हम लोगों में अगर हम ढीले ढाले हैं तो कुछ आके ऐसी बात कर देंगे कि हम सब बिजी हो जाते थे। इफ्ता की एक मीटिंग में जब सब साथी इस बात का अफसोस कर रहे थे कि पैसे की कितनी कमी है, नाटक करना कितना मुश्किल हो रहा है वगैरह, दर्द भरे अफसानों की इस मायूस फ़िज़ा में इफ्ता के अध्यक्ष कैफ़ी साहब हमेशा की तरह बहुत कम लेकिन उमंगों की मशाल लिए हुए आखिर में बोले। कहा कि उन्हें बड़ी हैरत होती अगर इफ्ता मुनाफे कमा रहा होता। जो काम करना है वो भाई हो बस कैसे भी करना है, उसके लिए वो दिन रात वो एक करते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे और खुद सबसे आगे होते थे। यानी जैसे अभी झाड़ू लगाना है तो पहला झाड़ू अपने हाथ में लेते थे, अब उनको देख के तो सारे पकड़ लेते थे।
तो उनकी शख्सियत ऐसी थी। कैफी आजमी को अपने जीवन में कई बार भूमिगत भी होना पड़ता था, जिसके कारण वो और उनका परिवार कई बार विभिन्न अभावों से भी गुजरा। मेरा बेटा होने वाला हुआ तो हम लोग लखनऊ चले गए। तो लखनऊ में कैफी के भाई वेल ऑफ थे, मतलब और इनके ज़मींदार थे, इनके अब्बा अम्मा, वो बहुत बुरी हालत में थे क्योंकि ज़मींदारी ख़त्म हो गई थी और उतने पैसे उन लोगों के पास होते नहीं थे। तो खैर बहरहाल वो बेटा मेरा जो हुआ वो हॉस्पिटल में हुआ और वहाँ से कैफी साहब तो मतलब बिज़ी थे अपने पार्टी के कामों में, पैसा मेरे पास था नहीं और वो बीमार हो गया। मैं हैदराबाद आ गई थी तो वो बेचारा टाइफो नमूनिया में उसका इंतकाल हो गया। तो उसका मेरे ऊपर बहुत बुरा असर था। तो उसके बाद ये हुआ कि पार्टी बैन हो गई, ये 1949 की बात थी। तो उसमें कैफी अंडरग्राउंड चले गए तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर उसका बोझ था अपने बच्चे का। फिर ये है कि अंडरग्राउंड भी मैं मिलती तो रहती थी, फिर ये शबाना होने वाली हुई तो तब कैफी को एहसास हुआ कि बच्चा अगर और होने वाला है तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जब कैफी के घर दूसरी संतान पैदा होने को थी, तब कैफी ने अपने मित्रों की बात मानकर शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल के 2 गाने लिखे। कैफी को 1000 रुपए मिले, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। सीरियसली मुझे इंडस्ट्री ने उस दिन से माना शायर, सॉन्ग राइटर, जिस दिन गुरुदत्त ने मुझे साइन किया। गुरुदत्त इतनी बड़ी चीज थे कि उन्होंने साइन किया तो इंडस्ट्री ने समझ लिया कि जरूर अच्छा लिखते होंगे। बुज़दिल के रिलीज होने के बाद कैफी ने गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल के गीत लिखे, जो बहुत लोकप्रिय हुए। फिर चेतन साहब ने हकीकत शुरू की तो हकीकत इन्होंने बहुत दिनों के बाद शुरू की थी, इसलिए कि ये भी बेकार थे। इनकी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। तो जब इन्होंने फिल्म शुरू की और मुझे साइन किया तो लोग इनके पास पहुंचे और इनसे कहा आप क्या कर रहे हैं, इतने दिन के बाद आपको चांस मिला है, आप उनको ले रहे हैं, इनके सितारे खराब हैं। उन्होंने कहा देखो सितारे मेरे भी अच्छे नहीं है, 2 खराब सितारे मिलकर शायद कुछ कर पाए, इसलिए उन्होंने मुझे साइन किया। और उसके बाद से तो वो फिल्म चली और खूब चली और गाने खूब चले, तो फिर वो भूल गए लोग सितारे उतारे। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। मैंने जितने डायरेक्टरों के साथ काम किया है उनमें सिर्फ एक डायरेक्टर ऐसा मिला मुझे जो जिसके यहाँ कंफ्यूजन ऐसी चीज कोई है ही नहीं, और वो चेतन आनंद है कि उनको क्या चाहिए वो 2 मिनट में आपसे निकलवा लेते। कैफी की प्रतिभा का सही रूप तो तब जाहिर हुआ जब उन्होंने प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक चेतन आनंद के लिए हीर रांझा की पटकथा लिखी। इस फिल्म की विशेषता थी कि इसके सभी चरित्रों के संवाद पद्य शैली में लिखे गए, जो भारतीय सिने जगत में एक अनोखी मिसाल है। जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से
या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। यह बहुत मुश्किल काम था। वो ख्याल वो चेतन साहब का था। चेतन साहब बनाना चाह रहे थे इस तरह की फिल्म वर्ष में, और उसके लिए उन्होंने मुझसे पहले ट्राई किया था। कुछ शायरों का नाम अब नहीं लूंगा, मगर वो न लिख पाए, ना वो मुतमईन हुए, ना वो मुतमईन हुए, तो वो रह गई थी बात। फिर जब हकीकत में मेरा उनका साथ हुआ तो उन्होंने मेरे सामने अपनी ये ख्वाहिश रखी, तो मैंने उसको एक चैलेंज समझ के कबूल किया, और बहरहाल मैं उसमें नाकाम नहीं रहा। उन्होंने हीर रांझा में जिस तरीके के डायलॉग लिखे, और उसमें एक चरित्र जो मुझे अभी तक अच्छे से याद है, चचा कैंदू का, प्राण साहब द्वारा अभिनीत ये चरित्र मैं कभी भुलाया भी नहीं भूलूंगा। कैफी आजमी ने प्रसिद्ध निर्देशक एम.एस. सथ्यू के लिए फिल्म गर्म हवा की पटकथा और संवाद भी लिखे हैं। ये फिल्म भी एक यादगार फिल्म मानी जाती है। गर्म हवा का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कैफी साहब ने लिखा था। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई, और चंद घंटों की मुलाकात थी वो, और उन चंद घंटों में उन्होंने मुझे एक गर्म हवा में एक कैरेक्टर था तांगे वाले का, वो मुझे ऑफ़र किया। कैफी साहब को यकीन था कि मैं वो तांगे वाले का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह निभाऊंगा, और आज मैं इस लाइन में काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, सीरियल भी कर रहा हूँ। अगर मैं गर्म हवा ना करता तो शायद मैं इस मकाम पर नहीं होता। कैफी ने बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखकर नौनिहाल फिल्म के गीत लिखे, जिसके निर्माता सावन कुमार टाक थे। गाने को जब कैफी साहब ने लिखा तो मैं तो एकदम आई वाज वेरी यंग, और मैं इतना कैरिड अवे हो गया था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा भी कोई लिख सकता है दुनिया में। और जब वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रफ़ी साहब उसकी रिहर्सल करते, एक अंतरा गाते तो रो पड़ते थे। उस ज़माने में टेप पर नहीं गाना रिकॉर्ड होता था, फिल्म पे होता था। तो जब फिर बड़ी हिम्मत करके दोबारा शुरू करते टेक, तो 2 अंतरे गाते फिर रो पड़ते थे। सबकी आंखों में आंसू, मैं भी रो रहा था, कैफी साहब की आंखें भी नम, मदन जी की भी आंखें नम, म्यूजिशियंस की आंखें नम। इतनी मोहब्बत थी पंडित जी से सबको, और हम उन्हीं पे ये फिल्म बना रहे थे। मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितने जज्बे के साथ रफ़ी साहब ने उसे गाया, मदन मोहन जी ने उसको कंपोज़ किया। ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ मदन जी, एंड कैफी साहब ने तो क्या कमाल लिखा गाना। आज भी वो गाना कैफी साहब की ज़िंदगी का एक बेहतरीन गानों में। जब शबाना 3 साल की हुई तो कैफी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तालीम दूंगा, और उस वक्त तक उनको थोड़े बहुत गाने मिलने लगे थे, तो गाने भी लिखते थे और पार्टी का भी काम करते थे। क्वीन मैरीज जो स्कूल था उसमें सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन मिल सकता था जिनके माँ बाप अंग्रेज़ी जानते हैं। अब ना मम्मी अंग्रेज़ी जानती थी और ना अब्बा। तो सुल्ताना जाफरी ने मेरा दाखिला करवा दिया ये कह के कि वो मैं उनकी बेटी हूँ। मतलब उन्होंने नाम लिखवा दिया कि सुल्ताना जाफरी और मुनीश नारायण सक्सेना। अब हुआ ये कि जब पेरेंट्स डे होते थे तो उस पर मुनीश नारायण सक्सेना कभी कभार चले जाते थे। तो एक मरतबा मेरी जो हिंदी टीचर थी उसने कहा कि शबाना, तुम्हारे अब्बा जो आए हैं वो तो बड़े दुबले से लग रहे हैं और कितने अजीब से लग रहे हैं। मैंने उनको 2 साल पहले मुशायरे में देखा था तो वो तो इंतहाई हट्टे कट्टे और बिल्कुल अच्छे लगे। तो मैंने जल्दी से कहानी गढ़ी और कहा कि असल में उनको टाइफॉइड हो गया तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुबले हो गए, और किसी तरह से अपनी जान बचा के मैं वहाँ से भागी। जो सालाना जलसे होते थे उसके अंदर हम ये करते थे कि कभी मुनीश नारायण सक्सेना को और कभी अली सरदार जाफरी को, कभी विश्वामित्र आदिल कभी बन के बाप चले जाते थे। जब मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी सेंट ज़ेवियर्स, तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं लिटरेचर लूँ या साइकोलॉजी लूँ, और अब्बा से मैंने बात की थी। तो अब्बा ने मुझसे कहा था कि
देखो लिटरेचर तो एक ऐसी चीज़ है कि तुम जितना पढ़ो उतना ज़्यादा जानोगी, और उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर तुमने उसको सीरियसली नहीं भी लिया तो भी वो ऐसा एक सब्जेक्ट है कि तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तुम उसको आगे और पढ़ सकती हो। लेकिन तुमने मुझे हमेशा बताया कि तुमको एक्टिंग में दिलचस्पी है, तो अगर तुम एक्टिंग में दिलचस्पी रखती हो तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी लो, क्योंकि साइकोलॉजी की वजह से तुमको अपने कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बारे में समझना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने में आसानी होगी। और तो चुनाचे मैंने साइकोलॉजी ली और मुझे उसका फ़ायदा हुआ। अब जब जेवियर्स कॉलेज में कंप्लीट करने वाली थी तब मैंने अब्बा से कहा कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहती हूँ और एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बहुत पते की बात मुझसे की। उन्होंने कहा बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर तुम मोची बनना चाहो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, शर्त यह है कि तुमको हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया मोची बनना पड़ेगा। अगर तुम एक्टिंग करोगी तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस बनो कि लोग कहें कि सचमुच ये बहुत अच्छी है, मतलब राइज टू द लेवल ऑफ योर ओन पोटेंशियल। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि वो काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। कैफी साहब मेरे ख्याल में दूसरी तरह के लोगों में थे कि अगर एक तरफ उनका ताल्लुक़ हमारी आवामी ज़िंदगी से था तो दूसरी तरफ उनका ताल्लुक़ शेर व शायरी से था, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में किया, सोचा, समझा, या जो उनके तसव्वुरात मुस्तक़बिल के बारे में थे, वो सब के सब उनकी शायरी में भी उभर करके सामने आए। मैं अस्पताल में था, मैंने कैफी की रचनाओं में यथार्थ का मर्म झलकता है, क्योंकि उन्होंने जीवन की पाठशाला से ज्ञान अर्जित किया था जो उनकी नज़्मों और अन्य रचनाओं में महसूस किया जा सकता है। हमारे शहर में एक ही तो इंटरटेनमेंट है, उसके खिलाफ आप तो जाहिर है कि बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैंने वो छोटी सी नज़्म कह के उनको सुनाई, सिस्टर को भी, कि अज़ा में बहते थे आंसू यहाँ लहू तो नहीं, अज़ा में बहते थे आंसू यहाँ लहू तो नहीं, ये कोई और जगह होगी लखनऊ तो नहीं। यहाँ तो चलती हैं छुरियाँ ज़बान से पहले, ये मीर अनीस की आतश की गुफ्तगू तो नहीं। टपक रहा है जो जख्मों से दोनों फिरकों के, बगौर देखो ये इस्लाम का लहू तो नहीं। कैफी की वह दो नज़मों का नाम लूँ, जिसमें से एक तो है मकान और दूसरे है इब्ने मरियम। उसमें जो कैफी ने इमेजरी दी है वो बड़ी ताज़ा है और वो बहुत ओरिजिनल है, और वो इमेजरी दरअसल आज के अहद की इमेजरी है, आज की नज़म की इमेजरी है, और वो कैफी का कंट्रीब्यूशन है। तुम खुदा हो, खुदा के बेटे हो, या फ़कत अमन के पैगंबर हो, या किसी का हंसी तख़य्युल हो, जो भी हो मुझको अच्छे लगते हो, मुझको सच्चे लगते हो। जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री साहब थे तो आज़ाद मैदान में हुआ बम्बई में, उसके बाद आज तक वैसा कोई जलसा नहीं हुआ। और उस जलसे में कैफी आज़मी ने ये नज़्म पढ़ी थी। कैफी ने अपनी हंगामी रचनाओं से बहुत वाहवाही बटोरी, लेकिन आज़ाद मैदान बम्बई के मुशायरे की बात ही निराली थी। पढ़ी है कि नहीं, कि और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज भाई न भतीजा न बहन है कोई। इस पे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कैफी साहब को गले से लगाया और कहा कि तुम सिर्फ मजदूरों के शायर नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान के शायर हो। बेज़बानी की जो ज़बान इन्होंने लिखी है वो आत्मा की ज़बान हो जाती है। उनकी शायरी में जो रूमानियत और इनकलाब, तो एक तरफ तो रूमानी शायरी जो शुरू के झनकार और आखिरी शब वगैरह में मिलती है, वो एक नौजवान की जो एक उमंग होती है वो कैफी साहब की शायरी में भरपूर रही है। यही वजह है कि उनकी फिल्मी शायरी जो कम है मगर बेहद मकबूल है। कैफी साहब ने काफ़ी कुछ लिखा, पर उनकी रचनाओं में झंकार, आखिर शब, इसके बाद आवारा सजदे,
2 भागों में लिखी इब्लीस की मजलिस शूरा तथा सरमाया आदि काफी उल्लेखनीय हैं। कैफी साहब की आवारा सजदे को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और इसी रचना को अफ्रो एशियाई लेखक संघ का लोटस तथा गालिब पुरस्कार भी मिले। कैफी आजमी के आवारा सजदे को साहित्य अकादमी उर्दू दिल्ली द्वारा शताब्दी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसी रचना पर कैफी को मध्य प्रदेश सरकार ने भी पुरस्कृत किया और उन्हें मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कैफी आजमी को उनकी रचनाओं के लिए अन्य संस्थाओं ने भी पुरस्कृत किया। आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, भारत सरकार ने भी कैफी आजमी को पद्मश्री प्रदान किया, जिसे कैफी ने लौटा दिया। उसकी वजह यह है कि पद्मश्री अवार्ड मुझे दिया गया था उर्दू शायर की हैसियत से, तो मैंने कहा कि साहब मुझे आप अवार्ड दे रहे हैं, मेरी जबान को कोई हक नहीं दे रहे। किंतु कैफी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदान किए गए पहचान पत्र को ही अपने लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मानते थे। कैफी आजमी के फिल्मी गीतों का संकलन मेरी आवाज सुनो 2001 में प्रकाशित हुआ और कैफी की रचनाओं के बारे में नई गुलिस्तां के नाम से एक संकलन 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा कैफी ने मिर्जा शौक की मूल मसनवी का नाट्य रूपांतर ज़हरे इश्क के नाम से लिखा, जो लोगों को काफी पसंद आया। कैफी की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद पवन वर्मा द्वारा सिलेक्टेड पोएम्स के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसे उन्होंने शबाना के नाम समर्पित किया। इसके अलावा कैफी की जिंदगी का सही रंग शाहिद महूली द्वारा लिखित किताब में पढ़ने को मिलता है। हालांकि बंबई में कैफी को सभी तरह के सुख साधन उपलब्ध थे, पर गांव मिज़वा की मिट्टी से उनका जुड़ाव उन्हें आखिर गांव तक खींच ही लाया। कैफी ने सबसे पहले 2 किलोमीटर की सड़क बनवाई, जो मेन रोड से गांव को जोड़ती थी। कैफी ने इसके बाद गांव की बच्चियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया, जो आगे चलकर मिडिल और हाई स्कूल में परिवर्तित हो गया। यही नहीं, कैफी साहब ने अपने गांव से जोड़ने वाली रेल की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलवाया। यहाँ की जनता को बंबई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए और बाहर जाने के लिए यहाँ फूलपुर खुरासन रोड से होनी चाहिए, मेरे गांव के पास से गाड़ी होनी चाहिए। तो जो सबसे ज़रूरी और अहम काम उन्होंने किया, स्टेशन वहाँ से चूँकि इनकम कम था और टिकट ही नहीं बिक रहा था कोई, चूँकि कनेक्शन थे नहीं और जगह बड़ी जगहों पर, तो टिकट नहीं बिक रहा था, जिसकी वजह से स्टेशन ही टूट रहा था। रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई थी। कैफी आजमी साहब अपने व्हील चेयर पर आए और रेल लाइन पर बैठ गए कि हम रेल लाइन उखाड़ने नहीं देंगे, और हज़ारों हजार के लोग वहाँ इकट्ठा हुए। अंततः गत्वा जो है स्टेशन बरकरार हुआ और छोटी लाइन के बजाय बड़ी लाइन हुई। बड़ी लाइन पे रेलें चली और आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और अमृतसर, अहमदाबाद, ये सारे शहरों में लोगों का आना जाना शुरू हुआ। ये कैफी साहब की देन रही है। वो जब आए तो हम लोगों ने ख्वाहिश थी कि यार इतनी कीमती आदमी अगर यहाँ आबाद हो जाते तो बहुत अच्छा था,
कैफी के अन्य साथी भी कैफी को ख्वाहिश अपने को बीच उन्होंने कबूल पाकर किया। भावुक हो उठते हैं। और रहने के लिए जब यहाँ आए, जब अपने मकान में आना चाहे तो लोगों ने रोक दिया उनको डंडा लेके कि ये मकान आपका नहीं है। उसके बाद वो अपना बिस्तर उस पर बांधे कि हम चले जाएंगे, तो हम लोगों ने बहुत जोर करके उनको रखा। और ये जो सामने ही बंगला है, उस वक्त मैं प्रधान था, इनको पट्टा किया बाबा के नाम और कैफी साहब के नाम, ताकि वो आबाद हो जाए। कैफी साहब से हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात थे। जब तक वो हमको ना देख लेते थे, हम उनको ना देख लेते थे, चैन नहीं रहता था। अगर एक दिन नागा हो जाती है, या तो अपना आदमी को भेजते थे या तो हम आते थे। अगर हम नहीं आते तो खुद बेचारे बहादुर थे, लेकिन रक्षा उक्षा से हमारे दरवाजे पहुँच जाते थे। बोल बत कही रहा है, अखाड़ा यहीं चले। जब जमाना रहल न तो 12 मास अखाड़ा चले। यह महुआ हो, कैफी साहब को ही बाग है, और यह कुल बोध बत कही संघे लड़ा भिड़प कुल रहा है। अब कैसन बताई, कौनो राय बात रहे तो नहीं कि यहाँ गांव पहुँचे कि साहब का हुई, कैसे का हुई, तो वह राय दे, बढ़िया राय दे। मैं वहाँ पहुँचने पर नाराज़ हुई मगर सुबह को जब मैं सो के उठा तो घर का नौकर माली जो सीताराम वो आया और कहा कि आपको जो है चचा बुला रहे हैं। तो बाहर घर के सामने गन्ने की पिराई हो रही थी और वहाँ पर कुर्सी डाल करके जो है कैफी साहब बैठे हुए थे और उनके पास में एक गांव का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो कि सिर्फ एक धोती पहने हुए था, ऊपर जिस्म के एक कुर्ते तक नहीं था। उन्होंने उससे मेरा तारुफ़ कराया कि ये देखो मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये मेरे लिए जो है नाश्ता लेकर के आए हैं। तो एक पीतल के गिलास में गन्ने का रस, उस दूध मिला हुआ, और मूंज की टोकरी में उसका भुट्टे का लावा और आम की पत्ती पर चटनी रखी हुई थी। उन्होंने कहा यही खुलूस है जो मुझे बम्बई से मिजुमा ले आया है। कैफी साहब को अपने गांव और आसपास सैर करना बहुत अच्छा लगता था। बीमारी के दौर में भी वे जिद करके घूमने जाया करते थे। वे अपने गांव के लिए बहुत ही चिंतित रहा करते थे। कैफी साहब का व्यवहार अपने गांव वालों और सेवकों से काफी मधुर था और इसीलिए सबके दिलों में उनके प्रति आदर भी था। सड़क बनी उस समय कैफी साहब ये चाह रहे थे कि हमारे गांव में एक सड़क हो जाए और इस सड़क के बन जाने से हमारे गांव की लड़कियों के मांग का सिंदूर भर गया। सड़क न रहने के कारण हमारे गांव में कोई शादी के लिए नहीं आता था। करीब करीब 20-22 साल से साथ में रहा हूँ और जहाँ तक सवाल है जाने की कहाँ कहाँ हम गए, तो हम तो विदेश भी कैफी साहब के साथ गए हैं। कैफी साहब तो मैं उनको क्या कहूँ, मैं उनके अब्बा उनको मैं कहता हूँ, मेरे अब्बा ही हैं वो। हमारा तो ऐसा रिश्ता था कि मतलब फादर का और उसका था, तो हम लोग जो है दवाई वगैरह देना सब सारी चीज़ें जो है मैं ही करता था। उनको बहुत खुशी होती थी, दूसरे से नहीं लेते थे वो। मतलब अगर मैं ना रहूँ 2 मिनट के लिए भी, अगर कोई दूसरा अगर पानी भी ले जाकर दे तो वो नहीं पसंद करते थे। यहाँ तक कि कैफी दद्दा ने ये किया कि हम लोग जो है आज तक कोई गांव में ऐसा नहीं हो सका कि कोई भी बच्चियाँ जो है बिना फीस का हाई स्कूल और 9th क्लास जो है पास की हों। मगर हम लोग इतने लकी हैं कि हम हाई स्कूल और जो है 9th क्लास जो है बिना फीस के पढ़ लिए। उन्हीं की वजह से फीस वगैरह बढ़ा दी जाती है तो लड़कियां घर बैठ जाती हैं। तो कैफी साहब ने इन लड़कियों को पहले ऐसे यहाँ पर कहें कि हम लड़कियों आप लोगों से फीस नहीं लेंगे, आप लोग वैसे ही पढ़िए। वो ये सोचते थे कि मेरा गांव आगे बढ़े, किस तरह से बढ़े, सिर्फ ये लड़कियां पढ़ें, जिस भी हाल में पढ़ें ये पढ़ें। अपने गांव और बंबई के अलावा कैफी को भोपाल से भी बेहद लगाव था। एक मुख्तसर सी गज़ल है जो मैंने खुद ख्वाहिश जाहिर की है अस्मा जी से, जो मेरी बेटी दूसरी बेटी है, एक तो मुंबई में है शबाना आज़मी, दूसरी ये यहाँ है। तो उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि ये गज़ल जिसको बड़ी मुश्किल से
लोग गज़ल मानते हैं उनको सुना दीजिए कि शायद आपकी आवाज़ से वो गज़ल मानी जाए। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई। इस सर पे झूम कर जो घटाएं गुजर गई। इस सर पे झूम कर जो घटाएं गुजर गई। कैफी साहब आ गए वक्त मुकर्ररा पर। उसके बाद में कुछ देर वहाँ लगी अंदर से बुलावा आने में, अंदर जाने में। तो कैफी साहब ने देखा जब 3 बज गए तो वो उठे, वहाँ से चल दिए। हुकूमत सरीन हालांकि कैफी आजमी सरकारी दफ्तरों में जाना पसंद नहीं करते थे, फिर भी जब भी कभी जनहित की बात होती थी तो बिना हिचक किसी के भी दरवाजे पर जाने और मदद लेने में भी नहीं हिचकते थे। बुलाओ, मैं माफ़ करना यार भाई, मीटिंग बर्खास्त। कैफी साहब को लिखा है, किसी ने बताया क्यों नहीं 3 बज गए। इस साथ कर मैं गया उनसे कहा, हुकूमत सरीन ने बहुत उनकी मिन्नत समाजत की, खुशामद की, साहब ऐसी बात नहीं। तो वो बोले कहने कि भाई मैं सरकारी दफ्तरों में दरवाज़ों पर बैठने का आदी नहीं हूँ। 3 बज गए हैं, मीटिंग शुरू नहीं हुई मेरी, लिहाजा मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है। खैर मिन्नत समाजत करके हम उनको लेकर आए, तो आज राज़ी हो गए, अंदर आए। मुशीर साहब ने खुद उनसे उठकर माफ़ी मांगी। लखनऊ जा रहे थे और मुझसे कहने लगे, देखो सुबोध, मुझे सरकारी दफ्तरों में जाने से सख्त नफरत है। मुझे ये लगता है कि जो ये ब्यूरोक्रेट हैं इनसे मैं कैसे बातचीत करूंगा, अगर मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा तो मुझसे कुछ बदले में मांग न लें, और मैं क्या दे सकता हूं उनको। लेकिन क्योंकि मेरे गांव में डाकखाना खुलना है इसलिए मैं खान साहब से जाके मिलूंगा। बहरहाल वो खान साहब के पास गए। खान साहब मुझसे, उन्होंने फ़ोन पर कहा भी था कि कैफी साहब तकलीफ़ ना करें, क्योंकि PMG ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर PMG का ऑफिस था। लेकिन वो गए, वहाँ पहुँचे और उस दम तक खान साहब के कमरे से हिले नहीं जब तक उन्होंने टेलीफोन पर या अपने बाकी अफसरों को बुलाकर उनसे ये बात तय नहीं कर ली कि हाँ मिजवा में किसी न किसी तरह से डाकखाना खोला जाएगा। कैफी आजमी अकादमी की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के उत्साही साहित्यकारों द्वारा की गई है। उन लोगों ने जो है बहुत मिल के मेहनत की और इन सब के पीछे कैफी साहब का हाथ था। कैफी साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने एक अदारा कायम कर दिया। फूलपुर में कैफी आजमी पार्क एवं कैफी आजमी वाचनालय भी स्थापित किए गए हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने तो जौनपुर में कैफी आजमी मीडिया सेंटर स्थापित किया है और अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपने विशालतम पुस्तकालय में कैफी सेंटर की स्थापना उसी कक्ष में की है जहां अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद की पुस्तकों को रखा गया है। वास्तव में
ये किसी भी लेखक को दिया जाने वाला विशेष सम्मान है। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूं। जब यहाँ 93 में फसादात हो रहे थे, कैफी को तो अपने पर यकीन था महेश भट्ट जो एक और इंसानियत पर से फूड उनका विश्वास कभी नहीं यूं टूटा। में कैफी साहब के घर के पास रहते हैं। उनको ये ख्याल आया कि कैफी का घर एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल गैर महफूज जगह है। छोटी छोटी दीवारें हैं, कच्चा सा घर है जिसमें कोई हिफाजत किसी की नहीं हो सकती। तो वो खैर खबर लेने के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि कैफी साहब जो हैं वो बैठे हुए लॉन पर चाय पी रहे हैं। तो उन्होंने कैफी से कहा कि कैफी साहब, शहर में आग लगी हुई है, हालात बड़े ख़राब हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो किसी महफूज जगह पे शिफ्ट हो जाइए। और कैफी ने उनको ये जवाब दिया कि देखिए, ये घर मेरा है, ये शहर मेरा है, ये मुल्क मेरा है, इससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता। ये उनका रिश्ता और ये यकीन था कि वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है। रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जबी, दब गई होगी ललक, डूब गया होगा यकीन, अपने पहलो ही घरौंदे कुछ ढाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया हो। समझ लीजिए ट्रांसलेशन ही नहीं है, ट्रांसलिटरेशन है एक तरह से। यूं तो कैफी की शायरी पर कई लोगों ने अपने अपने तौर पर प्रयोग किए, पर सिद्धार्थ काक ने उनकी नज़्मों का जो अनुवाद किया उसका अपना ही आनंद है, जिसका नाम है पहरा। इसमें जिक्र उनका है अमेरिका का और किस तरह से अमेरिका अपनी तरह से पूरी दुनिया पे दबाव डाल रहा है। तो हमने पहरा की ट्रांसलेशन की विजिलेंट, और कविता का नाम है अंग्रेजी में विजिलेंट। Forged in pain, our will is like a mighty mountain. It flares from our wounds sharper than any sword. And though our eyes are heavy with the sleeplessness of centuries, tonight we are alert, we are expecting you. Fishing as you are in troubled waters, O distant stranger, we have seen through your intentions. We have observed the angel of death. We have seen the nectar of poison hidden in the quiver of your lips. Wherever blood flows, the drops conceal your image. Spreading war with one hand, desolation with the other. Never has the world known such a one. O distant stranger, we have seen through your intentions. मेरी एक बहुत ही फेवरेट लाइन है हंसते जख्म की कि आज सोचा तो आंसू भर आए। तो उसमें जो एक लाइन है, जब भी मैं सुनती हूँ रेडियो में या टेलीविज़न पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मेरे गूस फ्लैश। तो मैंने उनको एक बार पूछा था कि दिल की नाजुक रगें टूटती है, याद इतना भी कोई ना आए। तो मैं सोचती हूँ कि ये इतनी दर्द भरी लाइन लिखने के लिए पहले वो शायर ने क्या सोचा होगा, उन्होंने क्या महसूस किया होगा कि ये उनकी रगें टूट रही है। उन्होंने लिखा था, मुझे इसकी खुशी है कि मेरे बच्चे मुझे बाप की हैसियत से बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और इसकी भी खुशी है कि बीवी भी बहुत साथ देती, बहुत चाहती, शौहर मुझको वो अच्छा शौहर समझती। बहुत कम मेरे जैसे खुशनसीब हैं जो अब्बा कैफी साहब के घर में मैं आई और मुझे इतना प्यार मिला उनसे, और आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल। कहावत ये है कि शायरों के कौल व फ़ेल में बड़ा तज़ाद होता है, यानी उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। लेकिन ये कहावत, ये मुहावरा, ये कौल जिसने भी बनाया है, मैं यकीन रखता हूँ कि वो कैफ़ी आज़मी साहब से नहीं मिला होगा। कैफ़ी साहब ने जो लिखा उसे ज़िंदगी में बरता, उसे खुद जी के दिखाया। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उन्हें करीब से देखा, मैंने उनसे ज़िंदगी के
और इंसानियत के बहुत से सबक सीखे। आखिरी बात अगली कहते हैं कि आदमी को शायद आने वाले काल का आभास कभी कभी पहले ही हो जाता है। ऐसा था कि जब मैं यहाँ रहता था तो यूँ ही गाड़ी यहाँ खड़ी रहती थी, आके बैठ जाते थे और बिंदास कहते थे अब तुम्हारे हवाले वतन, और अपना निकल जाते थे। लेकिन जिस बार यहाँ से आखिरी बार जब गए अगली साल, तो ऐसे देख रहे थे मकान को और गांव को, हम लोग जो खड़े थे कि जैसे लग रहा था अब ये नहीं आएंगे। बात छोड़ने से पहले ही उन्होंने कहा कि बेटा देखो, अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो तुम्हारे आगे जो है 2 भाई बहन और मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें अगर तुमको हमारे साथ रहना है और हमेशा साथ रहोगे तुम। मुझसे उन्होंने यही कहा जाते जाते, और मैं वहाँ रो पड़ा और उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि अब भाई ऐसी बात क्यों करते हैं आप, मुझे आप नहीं छोड़ के जाएंगे और हम लोग साथ हमेशा रहेंगे। और हमने ये सोचा भी नहीं था कि वो छोड़ के हमको जाएंगे। पर अफसोस 10 मई 2002 को इस अजीम शायर और इंसान का स्वर्गवास हो गया। पर उनकी यादें उनकी रचनाओं के माध्यम से चिरजीवित रहेंगी। वो जिंदगी के सारे गम, हर एक दुख, हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज आदमी, भुला ही देगा ये जहां। मेरी अलग है दास्तां, वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, वो बाजू जिनमें है सकत, वो दिल है जिनमें धड़कनें, वो होंठ जिन पे लफ्ज हैं। रहूंगा उनके दरमियां कि जब मैं बीत जाऊंगा। अजीब आदमी था वो। अग्नि माता मेरी अग्नि माता, सूखी लकड़ी की ये भारी कुंदे, जो तेरी भेंट को ले आया हूँ स्वीकार कर, और ऐसे धधक कि मचलते शोले खींच लें जोश में सूरज की सुनहरी जुल्फे। आग में आग मिले जो अमर कर दे मुझे, ऐसा कोई राग मिले। अग्नि माँ से भी न जीने की सनक जब पाई, जिंदगी के नए इम्कान ने ली अंगड़ाई। दफकन दूर से कानों में ये आवाज आई, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।